आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। परिस्थिति चाहे कितनी भी प्रतिकूल हो, संयम से सोचा जाए तो कोई न कोई रास्ता निकल ही आता है। ये आपने कई बार पढ़ा सुना होगा, अपने जीवन में भी इसे अपनाया होगा। आज इसी पर बेस्ड एक सिचुएशन बताती हूँ। तो इस कथनी का वास्तविकता में इस्तेमाल कोविड-19 वैक्सीनेशन के एक कार्यक्रम से लौट रहे अमेरिकी स्वास्थ्य कर्मियों ने किया। दरअसल बीते बुधवार को कोविड-19 वैक्सीनेशन के एक कार्यक्रम से लौट रहे ये अमेरिकी स्वास्थ्य कर्मी बर्फबारी के कारण बीच सड़क में फंस गए। हालांकि बीच सड़क में फंसना भी कोई कम मुसीबत की बात नहीं है, पर एक और बात थी जिसे लेकर ये चिंतित थे। दरअसल साथ में पड़ी कोरोना की वैक्सीन अगर समय पर इस्तेमाल नहीं होती तो एक्सपायर हो जाती। ऐसे में वैक्सीन को बर्बाद होने से बचाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों ने एक दूसरे को वैक्सीन का टीका लगाया और वैक्सीन को वेस्ट होने से बचा लिया। नमस्कार, यह है आज तक रेडियो का डेली पॉडकास्ट कोरोना कवरेज। मेरा नाम खुशबू है। इस पॉडकास्ट में कोरोना से जुड़ी वो हर पहलुओं पर बात होती है जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। कहाँ क्या नई स्टडी हुई है, वैक्सीनेशन की रफ्तार कैसी है, इस बीमारी की रोकथाम के लिए दुनिया के किस कोने में क्या कोशिशें जारी हैं, ये सब आपको मिलता है यहाँ। चलिए फिर आज का सिलसिला शुरू करते हैं बिना देर किए। आज के कोरोना कवरेज में मैं आपको बताऊंगी कि जब भारत में कोरोना के मामले घट रहे हैं, रिकवरी भी बढ़ रही है, तो क्या ये मान लिया जाए कि हमने कोरोना को कंट्रोल कर लिया है। फिर समझेंगे बुजुर्ग कैसे युवाओं जैसी इम्यूनिटी पा सकते हैं। फिर मुलाकात करवाऊंगी आपकी डॉक्टर से जिन्होंने हाल ही में वैक्सीन लगवाई है। कैसा रहा उनका अनुभव ये सुनेंगे, लेकिन जल्दी से सबसे पहले देश दुनिया से आई कोरोना अपडेट्स को सुन लीजिए। देश के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में कम से कम 147 जिले ऐसे हैं जिनमें से पिछले 7 दिनों में कोविड-19 का एक भी मामला सामने नहीं आया है। अमेरिकी बायोटेक फर्म नोवैक्स ने बीते दिन बताया कि यूनाइटेड किंगडम में हुए व्यापक ट्रायल में उसकी कोविड-19 वैक्सीन संक्रमण रोकने में 79.3% प्रभावी रही है। इसी के चलते माना जा रहा है कि अप्रैल से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस वैक्सीन को 4 से 5 करोड़ डोज हर महीने बनाएगा। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक देश में एक्टिव केस का आंकड़ा 1,75,000 से नीचे आ गया है। इसमें से 78 मामले सिर्फ केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में हैं। देश में रिकवरी रेट भी 97% के पास पहुंच गया है, यानी हर 100 में से 97 लोग कोरोना को मात दे रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 18,855 नए मामले सामने आए हैं, जो कि पिछले 2 दिन के दैनिक मामलों से 61.62% अधिक है। वहीं 163 लोगों की मौत हुई है। मेक्सिको कोविड-19 मरने वालों की संख्या के मामले में भारत को पीछे छोड़ तीसरा सबसे प्रभावित देश बन गया है। इसी के साथ मेक्सिको में मरने वालों की संख्या 1,55,145 हो गई है। दक्षिण कैरोलिना के 2 मरीजों में दक्षिण अफ्रीका में मिले कोविड-19 के नए वेरिएंट से संक्रमण की पुष्टि हुई है, जो कि यूएस का पहला केस है। रिपोर्ट के मुताबिक इस स्ट्रेन पर कोविड-19 वैक्सीन और एंटीबॉडी थेरेपी आंशिक रूप से प्रभावी है। जर्मनी के वैक्सीन कमीशन ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 वैक्सीन के बुजुर्गों पर प्रभाव का अपर्याप्त डाटा होने के हवाला देकर कहा है कि 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को नहीं दी जानी चाहिए। देश में कोरोना के वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है। देश में अब तक 29 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा 83% वैक्सीनेशन हुआ है। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक देश में एक्टिव केस का आंकड़ा भी नीचे आ रहा है। इसमें से 78% मामले सिर्फ केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में हैं और रिकवरी रेट भी 97% के पास पहुंच गया है। ये सारे आंकड़े ये बताते हैं कि भारत में वैक्सीनेशन की रफ्तार भी बढ़ रही है, कोरोना के मामले भी घट रहे हैं, यहाँ तक कि लोग जल्दी ठीक भी हो रहे हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि भारत ने कोरोना पर काबू कर लिया है, और ये कितनी राहत की बात है? चलिए कुछ आंकड़ों के जरिए इंडिया टुडे के डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के मेंबर दीपू राय जी से समझते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात कि एक तरह से देखा जाए तो 7 डेज के भीतर 146 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे कि 0 केसेस रिपोर्ट की गई हैं। और अगर यही देखें 14 दिन का थोड़ा सा अंतराल बढ़ा दें
तो 18 डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो नए केसेस, कोई भी नए केसेस नहीं रिपोर्ट की गई हैं। तो अगर 14 दिन के भीतर केवल 18 ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जहां नए केसेस नहीं रिपोर्ट किए गए हैं, और ये नंबर अगर 7 दिन का डिफरेंसेस लें तो 146 हो जाता है, तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा एक तरह से कहा जाए कि रिफ्लेक्शन है कि केसेस काफी ड्रास्टिकली कम हुए हैं इंडिया में। और ये जो टोटल हमारे तकरीबन 717 डिस्ट्रिक्ट के बाद का एक तरह से आकलन किया जाता है। टोटल 435 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो उनमें से अगर केवल 146 में 0 केसेस हैं 14 दिन के भीतर, तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है, 7 डेज के भीतर। और 18 डिस्ट्रिक्ट बचते थे केवल 14 दिन में। अगर और थोड़ा सा इसको डीप डाइव करिए तो 21 दिन का अगर हम अंतराल लें और अंतराल बढ़ा दें कि इससे पहले 21 दिन पहले 6 डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ पे कि 0 केसेस रिपोर्ट किए गए थे। और थोड़ा सा उसको और ज्यादा ये करें लास्ट 28 डेज में तो 21 डिस्ट्रिक्ट। तो ये नंबर जो है ग्रेजुअली डिस्ट्रिक्ट का वो लगातार अगर बढ़ करके अगर 146 हो गया, जहाँ पे कि पिछले 7 डेज में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, 0 केस है, तो एक बड़ा एक तरह से अचीवमेंट कहिए या एक तरह से ये कहिए कि ये एक बीमारी या ये डिजीज ज्यादा स्प्रेड नहीं कर रही है, जो कि हमने सितंबर में पीक में देखा था। दीपू जी, भारत के 70% जो केसेस हैं वो महाराष्ट्र और केरल से ही आ रहे हैं। महाराष्ट्र के लिए तो सबसे बड़ी चिंता की बात धारावी था, लेकिन वहाँ के लोगों ने अपने अप्रोच में भी चेंज किया है। क्या वजह हो सकती है कि इतने सारे केसेस यही 2 राज्यों से आ रहे हैं? देखिए, इसकी एक तरह से कहा जाए कि इस बीमारी का एग्जिस्ट करना और बाकी जगहों पे थोड़ा सा कम रिपोर्ट करना, 2 पैरामीटर तो मेजर है। एक तो ये है कि टेस्टिंग आप किस प्रोसेस से कर रहे हो, महाराष्ट्र और कर्नाटक में एक्सटेंसिवली कर रहे हो, RT-PCR के थ्रू कर रहे हो, या फिर बाकी आप एंटीजन टेस्ट कर रहे हो। तो ये एक पैरामीटर हो सकता है। लेकिन जहाँ तक बने रहने की बीमारी की बात है, उसमें भी अगर आप देखिए तो महाराष्ट्र में भी मुंबई जो हॉट स्पॉट हुआ करता था वो पुणे है पिछले कुछ महीनों से। अगर आप नंबर्स देखें तो सबसे ज्यादा जो केसेस रिपोर्ट किए गए हैं वो पुणे में रिपोर्ट किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर आप देखिए तो। लेकिन टोटल अगर आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों की बात मैं बोल रहा हूँ, बेंगलोर, पुणे, उसके बाद जाकर के मुंबई आता है, फिर ठाणे और चेन्नई जैसे स्टेट आते हैं। लेकिन टॉप 5 में आप देखिए तो महाराष्ट्र के तकरीबन 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, पुणे, मुंबई, ठाणे और नागपुर, जहाँ पे कि पुणे में तकरीबन 3,87,000 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। और वही मैं एक टोटल केसेस की बात कर रहा हूँ, मैं एक्टिव केसेस के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। तो टोटल करीब 3,87,000 केसेस पुणे में अकेले रिपोर्ट किए गए हैं। वहीं मुंबई में 3,07,000 केसेस हैं। और सिमिलरली अगर आप देखिए तो 2,67,000 केसेस आपके ठाणे में डिस्ट्रिक्ट है। ये तीनों डिस्ट्रिक्ट एक तरह से कहा जाए कि बहुत ही क्लोज पेरिफेरी में है। और थोड़ा सा मोबिलिटी इन तीनों सिटीज में, यानी कि मुंबई एज ए होल देखे तो ज्यादा है। तो बीमारी के फैलने और एक तरह से कहा जाए एग्जिस्ट करने के, अभी भी केसेस बढ़ने के पीछे रीजन यही है कि यहाँ पे एक्सटेंसिव टेस्टिंग भी है और नए केसेस या डेंसिटी आप बोल रहे हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी काफी हाई हो गई है यहाँ पे। तो इस वजह से केसेस बढ़ सकते हैं इन पर्टिकुलर महाराष्ट्र में। और कर्नाटक में जो भी बढ़ने की बात है कि सोशल मोबिलिटी का बेसिकली फैक्टर सबसे वर्क करता है। आप कर्नाटक में भी देखेंगे तो टॉप 5 में आप देखिए जो सिटीज वाइज या अगर हम नंबर्स लें तो केवल एक सिटी है कर्नाटक का, और वो है बेंगलोर, उसका कैपिटल। 3,98,147 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं अभी तक। तो उसके बाद अगर मेट्रो सिटी में देखिए कोलकाता है। तो ये जो नंबर्स आ रहे हैं, मैं आज के डेट की बात बोल रहा हूँ, उसकी 29 जनवरी को में जो सिचुएशन है एज ऑफ नाउ, उसके डेटा के बेसिस पर बता रहा हूँ। तो ये जो नंबर है उसमें सामने ये आ रहा है कि महाराष्ट्र के 4-5 सिटीज जो हैं वो हाईली सेंसिटिव है और नंबर ऑफ केसेस वहाँ सबसे ज्यादा है। शुक्रिया दीपू राय जी। अब बात इम्यूनिटी की, जो यूं भी ज़रूरी थी, मगर कोरोना वायरस ने तो जैसे इसके मायने ही बदल दिए। मतलब ये कि इसकी क्या अहमियत है ये कोरोना ने अच्छे से बता दिया। शरीर में जब कोई बैक्टीरिया या वायरस आता है तो इम्यूनिटी उससे लड़ती है, और अगर आपकी इम्यूनिटी बेहतर है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं।
अमूमन होता ये है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इसके साथ इम्यूनिटी घटती है। लेकिन लंदन के किंग्स कॉलेज में 80 साल से ज़्यादा उम्र के 125 साइक्लिस्ट पर हुए एक रिसर्च से पता चला कि इस उम्र में भी डेली एक्सरसाइज से इम्यूनिटी को 20 साल के युवा जैसा रखा जा सकता है। ऐसे में ये बात शुरुआती तौर पर सुनने में ज़रा अटपटा लगता है। साथ ही इम्यूनिटी किन बेसिस पर डिपेंड करती है, इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए मैंने बात की वैक्सीन और हेल्थ सिस्टम एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया जी से। डॉक्टर, सबसे पहले तो मैं यही समझना चाहूँगी कि किसी की इम्यूनिटी किन बिंदुओं पर डिपेंड करती है। व्यक्ति की इम्यूनिटी दो तरह की होती है। एक इम्यूनिटी जो उसको जन्म के साथ मिलती है, उसको इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं, और यह इम्यूनिटी लोगों को जेनरिक तरह की होती है जो किसी भी बीमारी से एक ही तरह का व्यवहार करती है। उसके बाद एक दूसरी इम्यूनिटी जिसको एक्वायर्ड या अडेप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, वह व्यक्ति को जन्म के बाद मिलना शुरू होती है। जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसके बाद जो इम्यूनिटी बनती है उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, या फिर वैक्सीनेशन दे दिया गया तो उसके बाद इम्यूनिटी बनती है, उसको भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो इस तरह से दो तरह की इम्यूनिटी होती है। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो स्पेसिफिक होती है, जिस चीज के खिलाफ इम्यूनिटी बनी है उसी से बचाव करेगी, बाकी चीजों से नहीं। अब व्यक्ति की ओवरऑल इम्यूनिटी इन दोनों चीजों से मिलकर बनती है, लेकिन यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि उस व्यक्ति की उम्र क्या है, उसका स्वास्थ्य का स्तर क्या है, उसका खान पान का लेवल क्या है, और साथ में कहीं वो अनावश्यक रूप से चिंतित तो नहीं रहते हैं, कहीं उनको नींद तो नहीं है या अन्य समस्याएं तो नहीं है। इन सब बातों पर भी निर्भर करती है। डॉक्टर, एक चीज़ और, युवाओं और बुजुर्ग लोगों में एज का इतना बड़ा डिफरेंस है, फिर भी ये कैसे मुमकिन है कि 80 साल के बुजुर्ग की इम्यूनिटी 20 साल की युवा जैसी हो सकती है? मैं यहाँ पर यह बताना चाहूंगा कि आप जिसकी बात कर रहे हैं वो पिछले दिनों अखबारों में खबरों में आया था कि ब्रिटेन के 80 साल के करीब उम्र के व्यक्ति की इम्यूनिटी 20 साल के व्यक्ति के बराबर पाई गई। लेकिन यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि यह कोई सिद्धांत नहीं है, कोई प्रक्रिया नहीं है। वो उस खबर का मुख्य उद्देश्य था कि ऐसा संभव है कि 80 साल का व्यक्ति भी उसी तरह की इम्यूनिटी मेंटेन कर सकता है जो एक यंग हेल्दी एडल्ट में होती है। यह एक संभावना बताती है कि व्यक्ति की इम्यूनिटी किस हद तक मेंटेन की जा सकती है। ज्यादातर समय होता है कि व्यक्ति की इम्यूनिटी समय के साथ कमजोर होती चली जाती है। इसकी कई वजह हो सकती हैं कि अगर हम अपने वयस्क आयु वर्ग में स्मोकिंग व्यक्ति करता है, या एक्सेसिव इन्फेक्शंस होते हैं, या जिंदगी भर उस व्यक्ति का न्यूट्रिशनल स्टेटस पुअर रहा हुआ है, तो इम्यूनिटी धीरे धीरे गिरती जाती है। लेकिन अगर एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट किया जाए, जिसमें न्यूट्रिशियस डाइट, प्रॉपर रेस्ट व्यक्ति लेता है, स्ट्रेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, तो यह संभव है कि व्यक्ति एक अच्छे स्तर पर इम्यूनिटी मेंटेन करके रह सके। जरूर इसका मतलब यह नहीं है कि हर 80 साल के व्यक्ति की इम्यूनिटी उस स्तर पर पहुंच सकती है, लेकिन यह जो खबर है वो एक संभावना बताती है कि हम अगर अपने शरीर को ढंग से ट्रीट करें और अच्छी आदतों को जिंदगी में शुमार करें, तो हम अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रख सकते हैं। तो ये थे डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया जी, जो आपको इम्यूनिटी की अहमियत और कैसे इसे और अच्छा किया जा सकता है बढ़ते उम्र के साथ बता रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। लौटूंगी तो मिलवाऊंगी एक वैक्सीन लगवाने वाले डॉक्टर से। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे, उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से जरा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है, पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई, पर खबर से आगे की बात क्या है उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं कोरोना का फ्रिज, मेरे यानी खुशबू के साथ।
मैं रोज़ आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाती हूँ जिन्होंने फ़िलहाल ही में वैक्सीन लगवाई है, ताकि अगर वैक्सीन को लेकर आपके मन में थोड़ा भी डर घर कर रहा है तो आप इन्हें सुनकर उससे बाहर निकाल सके। तो आज जिनसे मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ वो एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर गौरी अग्रवाल। उन्होंने बताया कि किस तरीके से वैक्सीन के लिए रजिस्टर गवर्नमेंट ऐप पर किया जाता है। वहीं उन्होंने सभी से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की है। हमारी सहयोगी श्रुतिका ने इनसे बात की है, सुनिए। आपको कोई साइड इफेक्ट आए थे वैक्सीन लगवाने के बाद में? नहीं, मुझे कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं हुए वैक्सीन लगाने के बाद एंड आई वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल। इनफैक्ट उस दिन मैं ट्रैवल भी कर रही थी। मैंने सुबह वैक्सीन लगवाई है 11 बजे एंड मैंने फ्लाइट ली है गुवाहाटी के लिए एंड 2 डेज में बाहर थी एंड आई वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल। मुझे तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ, कोई हैंड पेन नहीं हुआ, कोई फीवर नहीं था, नथिंग। इट इज एब्सोल्युटली सेफ वैक्सीन एंड आई थिंक सबको लगवानी चाहिए। तो डॉक्टर, जैसे आप बता रही हैं कि आपको पेन भी नहीं हुआ, बट कुछ लोगों को होता है कि हैंड में पेन है, और इस पे ये भी बात कही जाती है कि वैक्सीन एक्टिव तभी होगी अगर आपको कोई सिम्टम आ रहा है। तो मतलब ये कितना नॉर्मल है सिम्टम आना या साइड इफेक्ट आना? इट इज लाइक अ रेगुलर वैक्सीन। अगर आप अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाते हो तो एक दिन तो बच्चे को हल्का सा फीवर आता है या उसको उस एरिया में हल्का सा पेन रहता है। जी। एब्सोल्युटली नॉर्मल टू हैव दिस वैक्सीन। और ये जो वैक्सीन के हल्के फुल्के साइड इफेक्ट्स हैं, इट इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल वैक्सीन। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है उनका इफेक्ट नहीं करेगा। वैक्सीन इफेक्टिव है। कुछ लोगों को हल्के फुल्के पेन और फीवर चल रहा है और कुछ लोगों को कुछ भी नहीं हो रहा है। जी, तो मतलब इफेक्टिव सभी पर रहेगी ये? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी वैक्सीन है ये। इसका प्रोसीजर क्या था डॉक्टर, जब आपने रजिस्टर कराया वैक्सीन के लिए, किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस हुआ था? आपको सिर्फ एक रजिस्टर कराना होता है, वो गवर्नमेंट ऐप है, उस पर आप रजिस्टर होते हो। आपको एक प्रॉपर पहले एक रूम में बिठाते हैं जहां पर आपका रजिस्ट्रेशन होता है। फिर आपको वैक्सीन लगती है। वैक्सीन इज अ सिंपल वैक्सीन जो आपके आर्म में लगेगी आपको, उसमें बिल्कुल दर्द नहीं होता है। उसके बाद वो आपको हाफ एन आवर एक ऑब्जर्वेशन रूम में रखवाते हैं ताकि आपको ऑब्जर्व करें कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद आपको एक कार्ड मिलता है जिसमें वो लिखा होता है कि आप वैक्सीनेटेड हो। और फिर 1 महीने बाद आपको फिर से वो वैक्सीन अपनी करवानी है। जब आप वो दोबारा जब 1 महीने बाद अपना सेकंड डोज लेने जाएंगे, उस वक्त में कोई फीडबैक या कुछ लिया जाता है कि इस दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आए, आपको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ, कोई भी चीज उस तरीके का फीडबैक लिया जाता है? अभी तो मेरा सेकंड वैक्सीन का डोज का टाइम आया नहीं है, बट आई एम श्योर अगर वो लगाएंगे सेकंड वैक्सीन तो मुझसे वो डेफिनेटली एडवर्स रिएक्शन के लिए जरूर पूछेंगे एंड आई थिंक आई एम रेडी टू गो अहेड विद माय सेकंड डोज आल्सो। अच्छा, जिस दिन आप वैक्सीन लगवाने गए थे उस दिन उस जगह का माहौल कैसे था? वैक्सीनेशन सेंटर का माहौल कैसा लगा आपको? वैक्सीनेशन सेंटर पे तो कोई भी एक्चुअली पहले तो यही था कि सब मुझे बोल रहे थे कि डॉक्टर गौरी आप वैक्सीन लगवा लो, क्योंकि अगर आप लगवा लोगे ना तो और लोग मोटिवेट हो जाएंगे। तो कुछ 20-30% लोगों को ये शंका है कि वैक्सीन कुछ साइड इफेक्ट क्रिएट करेगी, उनको कुछ बहुत मेजर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जब हमने वैक्सीन लगवा लिया अपने सेंटर पे तो सबको ऐसा लगा कि नहीं, अगर डॉक्टर गौरी लगवा रही है तो इट्स सेफ। तो फिर लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिला एंड देन फिर लोगों ने डरना, काफी लोगों ने जी, लेकिन कुछ लोग काफी एक्साइटेड भी थे वैक्सीन लगवाने के लिए, मतलब वो आगे आके वैक्सीन लगवा रहे थे। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जिन लोगों के मन में थोड़ा सा डर है वैक्सीन को लगवाने को लेकर? आई वुड लाइक टू से कि मैं खुद एक हेल्थ केयर वर्कर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं पूरा कोविड मैंने पेशेंट्स देखे हैं। आई वुड सजेस्ट कि सब लोग ये वैक्सीन लगवाएं, बिकॉज ये वैक्सीन एब्सोल्युटली सेफ है। आप वैक्सीन लगवाओगे तो आप अपने अराउंड लोगों को और अपने फैमिली मेंबर्स को सेफ रखोगे एंड बहुत जरूरी है कि हम इंडिया को इस पैंडेमिक से जल्दी छुटकारा दिलवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, और आज तक रेडियो की पूरी टीम की तरफ से बधाई। आज के कोरोना कवरेज में बस इतना ही। आपको आज का कवरेज कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। कोई सलाह सुझाव हो तो लिख भेजिए हमारे ईमेल पते पर radio@aajtak.com पर। कल फिर मिलेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार और सुनते रहिए आज तक रेडियो।